Hello. Yes. I think I am audible. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कोमल चौधरी और जीएस पाठशाला के प्यारे से परिवार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, राइट? एंड आज का जो सेशन हमारा रहा है वो है एसएससी सीजीएल का। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं एंड उसी का ये आज अगला सेशन है, नेक्स्ट सेशन है, ठीक है। हाँ, पहले मैं आपको बता दूं भाई, ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगी एंड उसका रीज़न ये है कि भाई रिकॉर्डेड इसलिए क्लास की गई है क्योंकि मेरे को ड्यू टू एमरजेंसी मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा आज। आपकी क्लास रिकॉर्ड कर दी गई है ताकि आपका जो सीक्वेंस है, आपकी जो कंटिन्यूटी है आपकी तैयारी में वो बनी रहे, ठीक है। चलिए बेटा, तो बिना देरी करते हुए पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने होगा कि अभिकथन सरकारी खर्च में वृद्धि अर्थव्यवस्था में कुल मांग को बढ़ावा देती है, ठीक है। यानी क्या करा बेटा, कह रहा है कि सरकारी खर्च में अगर वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में कुल मांग में वो वृद्धि बढ़ा सकती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट मेरे पास है, सर सरकारी व्यय कुल मांग का एक घटक है। सरकारी व्यय कुल मांग का एक घटक है, राइट। आपसे एक दो स्टेटमेंट है, सर पहला कथन है, दूसरा कारण है और आपसे कहा गया कि बताएंगे सही जवाब यहाँ पर क्या है। विकल्प आपके सामने मौजूद है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा, बताइएगा सही जवाब यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा याद रखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और दोनों ही एक की व्याख्या आर करता है, ठीक है। आर एक की सही व्याख्या करता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सिंपल है बेटा कि सरकारी व्यय जब होता है वो किसी ना किसी मांग को पूर्ति ही करता है, ठीक है। यानी कि जो कुल मांग है उसमें एक्सपेंडिचर, सरकारी एक्सपेंडिचर हो सकता है या फिर निजी हो सकता है, ठीक है। यानी मांग जो होगी बेटा, दो प्रकार की मांग होगी, दो प्रकार के व्यय की मांग होगी। अगर हम मांग की बात करेंगे तो सरकारी मांग होगी, सरकारी व्यय की मांग होगी या फिर निजी व्यय की मांग होगी, ठीक है। यानी सरकारी व्यय क्या हो गया, सरकारी व्यय एक घटक हो जाता है, यहाँ पर कहा गया है। सेकंड मेरे पास सरकारी खर्च में वृद्धि अगर होती है तो अर्थव्यवस्था में कुल मांग को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो सरकारी खर्च सरकार कर रही है, जैसे कि क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि सरकार ने कहा कि जी हमें हॉस्पिटल बनाना है। सपोज करते हैं सरकार क्या कर रही है, सरकारी खर्चा कर रही है हॉस्पिटल बनाने में, राइट। लेकिन वहां पर लेबर लगेगी, वहां पर सीमेंट आएगा, रोडी आएगी, बदरपुर आएगा, ईंटें आएंगी, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है बेटा कि अर्थव्यवस्था में कुल मांग बढ़ रही है, यानी कि ईंटों की मांग बढ़ेगी, सीमेंट की मांग बढ़ेगी, रोडी की मांग बढ़ेगी, बदरपुर की मांग बढ़ेगी, ठीक है। तो इन सब चीजों की मांग हमें दिखाई पड़ेगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही रहेंगे। ये पर यहाँ पर क्लियर हो बेटा, डन है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने होगा, अगला प्रश्न आप देखेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा सेशन हम जल्दी रैप अप करेंगे क्योंकि ये जो क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अपने बैकअप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे बैकअप की जो कैपेसिटी है वो अप्रॉक्स 1 आवर की रहती है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ सेशन बीच में खराब हो और कि सर 40 मिनट का सेशन हुआ और क्वेश्चन 4 ही हुए और उसके बाद सेशन ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं करेंगे। कोशिश रहेगी कि पूरे क्वेश्चन हम कवर कर ले थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन के साथ आज, ठीक है। चलिए बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध था, बताइए। लोथल क्या था भैया, सबको पता था कि लोथल क्या था, एक डॉकयार्ड था, ठीक है। मैं आपको बता दूं सर, लोथल जो डॉकयार्ड था बेटा वो कैसा था, ह्यूमन मेड डॉकयार्ड था, यानी कि कृत्रिम डॉकयार्ड था। यानी कि आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए सर ये मानव निर्मित था या प्रकृति द्वारा निर्मित किया गया था, तो मानव द्वारा निर्मित एक डॉकयार्ड था, ठीक है साहब। ये सिंबल आपको याद रखना है, डन है। लोथल कहाँ पड़ता है, अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या बोलेंगे, लोथल कहाँ पड़ता है बेटा, लोथल गुजरात में पड़ता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, डन बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलिए, पत्थर की मनके की मूर्ति, पत्थर की मनके की मूर्ति ये कहाँ से मिली है बेटा, लोथल से इसका कारखाना मिला है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, डन है साहब। फिर हमारे पास लोहा गलाने के उद्योग विकल्प सी क्या कह रहा है, विकल्प सी लोकल गलाने के उद्योग हमें दिखाई पड़ते हैं। विकल्प सी में कहाँ मिलते हैं सर, लोहा गलाने के उद्योग कहीं मिलते हैं क्या, नहीं मिलते हैं, ठीक है, राइट। यानी कि भैया हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा गलाने के संबंध में उनको जानकारी नहीं थी। ये जानकारी हमें वैदिक काल के अंत में प्रारंभ होती है जब लोहे की खोज हुई थी ईसापुर के आसपास, ठीक है। और वहाँ 2500 शताब्दी से 1750 पुराना कार्यकाल है, तो वहाँ तक लोहे से परिचित नहीं थे लोग, है ना। तो भैया कैसे कर सकते हैं, गलत हो गया। बड़े अन्नागार कहाँ मिले सर, हड़प्पा में मिले हैं और मोहनजोदड़ो में मिले हैं, लेकिन लोथल का कोई भी लेन देन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए साहब अगले प्रश्न पर हम पहुंचेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने होगा, सर भारत में विनिवेश नीति के संदर्भ में रणनीतिक बिक्री का क्या तात्पर्य है, बताइए। रणनीतिक यानी कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जो होगा
उसका मतलब क्या है, आपसे पूछा गया है। स्ट्रेटेजिक सेल क्या मतलब है, अर्थ आपसे पूछा गया है। बहुत ही आसान सा प्रश्न जाने वाला है, जल्दी से आप मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा सही जवाब क्या है। ठीक है बेटा, राइट। तो यहाँ पर सही जवाब होगा बेटा क्या है, प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ पूर्ण बिक्री। क्या होगा बेटा, प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ पूर्ण बिक्री। विकल्प भी बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, तो जिन मेरे साथियों का विकल्प बी जवाब था उनका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। हम चलेंगे आज के अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारे सामने है कि असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला आबूवाची मेला, ठीक है बेटा, किसी बात हो रही है, आबूवाची मेला किस मान्यता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो आप एक चीज समझ जाएंगे सर कि जब हम बात कर रहे हैं ठीक है, तो अम्बुबाची मेला, अगर हम अम्बुबाची मेला की बात करेंगे कि अम्बुबाची मेला मेरे पास है साहब, ठीक है, राइट। चलिए, ये कहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है बेटा, तो आपने अभी बताया सर असम में सेलिब्रेट हो रहा है। सर कहाँ हो रहा है, असम में ये सेलिब्रेट हो रहा है। सेकंड बात आप क्या समझना सर, ये असम में कामाख्या मंदिर है। क्या है बेटा, मंदिर का नाम क्या है, कामाख्या मंदिर। ठीक है, क्या बेटा, मंदिर का नाम है कामाख्या मंदिर, जहां पर यह सेलिब्रेट होता है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है कि इस मंदिर से जुड़ी हुई मान्यता क्या है, ये आपसे पूछा गया। मान्यता हमें बतानी है, विकल्प आपके सामने मौजूद है, जल्दी से आप मान्यता बताएं कमेंट करके कि यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। क्या लगता है आपको, क्या मान्यता यहाँ पर होनी चाहिए। पहला है देवी कामाख्या का वार्षिक मासिक धर्म को लेकर है, राइट। सेकंड हमारे पास है कटाई के मौसम का उत्सव हमारे पास है, ठीक, राइट। थर्ड है ग्रीष्म संक्रांति के दौरान सूर्य देव की पूजा, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कि मंदिर की स्थापना का स्मरणोत्सव। ठीक है, तो भैया कामाख्या मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर विकल्प एक यहाँ पर आपको याद रखना है, विकल्प एक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ठीक है, तो क्या है सर कि देवी कामाख्या के लिए है, देवी कामाख्या, देवी कामाख्या की का मासिक धर्म को लेकर, ठीक है, का वार्षिक, ठीक है, मासिक धर्म के संबंध में। राइट बेटा, पॉइंट क्लियर हुआ, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। किसी को कोई भी कमेंट होगा तो भैया कमेंट कर देना, मैं बाद में सभी कमेंट देखूंगा, एंड देन जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम चीजें क्लियर कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है बेटा, ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। इस दिन क्या होता है, तो इस दिन मंदिर के कपाट क्या होते हैं, तो इस समय के दौरान मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद किए जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी अवशुद्ध हो जाती है, इसलिए किसी भी प्रकार की पूजा और धार्मिक अनुष्ठान को रोका जाता है। ठीक है, चलिए बेटा, अगला प्रश्न हमारे सामने होगा कि असम, ये तो हो गया, ठीक है, राइट। चलिए बेटा, कृषि वानिकी, किसकी बात हो रही है बेटा, कृषि वानिकी की अवधारणा मुख्य रूप से किसे संदर्भित करती है, बताइए। कृषि वानिकी यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री की अवधारणा मुख्य रूप से किसे संदर्भित करती है, केवल धन क्षेत्र में फसलों की खेती, फसलों और पशुधन प्रणालियों के साथ पेड़ों का एकीकरण, शहरों में सजावटी पौधों का रोपण, रेगिस्तानों में गहन सिंचाई पद्धतियां। बताइए सर क्या होगा, कृषि वानिकी के संबंध में आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे सर सही जवाब यहाँ पर क्या है। विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, जल्दी से आप कमेंट करिएगा, बताइएगा सही जवाब यहाँ पर क्या है बेटा। जल्दी से बताएंगे कमेंट करके यहाँ पर सही जवाब क्या है। विकल्प आपके सामने है कृषि वानिकी के संबंध में, बताइए बेटा। बताइए बेटा क्या होगा सही जवाब, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर जो सही जवाब होगा, सही जवाब होगा विकल्प बी। कृषि वानिकी का मतलब क्या होता है बेटा, फसलों और पशुधन प्रणालियों के साथ साथ पेड़ों का एकीकरण, इसे बोलते हैं हम कृषि वानिकी। वानिकी यानी कि पशु और पौधे दोनों एक साथ रह सकें ऐसी व्यवस्था करना, राइट। फसलों और पशुधन की प्रणालियों के साथ पेड़ों का एकीकरण, ये आपको याद रखना है, इसे हम बोलते हैं कृषि वानिकी। यानी कि कृषि वानिकी का मतलब ये नहीं है कि केवल पेड़ लगाना ही है, बल्कि एक साथ खेती का एक प्रकार का विज्ञान है जहां पर पेड़, फसलें और पशुधन एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉपरेट करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए पेड़ हवा की गति को कम कर देते हैं, ठीक है, मिट्टी के कटाव को रोक देते हैं और नमी बनाए रखते हैं, जो फसलों की पैदावार में मदद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे आप, ठीक है बेटा, डन है। चलिए, सिंपल समझ में आ गया ना कि फसलें, पेड़ और पशुपालन तीनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं कृषि वानिकी। ठीक है, चलिए, अगला जो प्रश्न हमारा होगा बेटा वो है कि उच्च स्तरीय पोल वॉल्ट प्रतियोगिताओं में एथलीट आमतौर पर अपने अप्रोच रन में कितने चरणों का उपयोग करते हैं, बताइए बेटा। उच्च स्तरीय पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में जो एथलीट होते हैं आमतौर पर अपने अप्रोच रन में कितने चरणों का उपयोग करते हैं बेटा, क्या है 8 से 10,
12 से 14, 16 से 20 या 22 से 26? क्या होगा सही जवाब? कितने चरणों का उपयोग करते हैं ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से आप कमेंट करिएगा, बताइएगा सही जवाब यहाँ पर क्या है। विकल्प आपके सामने मौजूद है और आप बोलेंगे सर विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। क्या होगा बेटा? विकल्प सी यहाँ बिल्कुल ही सही जवाब होगा, राइट। तो जो मेरे साथ ही विकल्प सी जवाब दिए हैं बिल्कुल ही आपका सही जवाब रहेगा, तो बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए साहब, अगला प्रश्न आप देखेंगे क्या है बेटा कि भारत में हरित क्रांति के असमान लाभों का एक प्रमुख कारण क्या था, बताइए। भारत, आप देखेंगे जब हरित क्रांति की हम बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि हरित क्रांति में एक नेगेटिव पॉइंट हमें पता चलता है कि सर हरित क्रांति के कारण असमानता को बढ़ावा मिलता है, यानी कि बड़े किसानों को ज्यादा फायदा हुआ और तुलनात्मक छोटे किसानों को कम फायदा हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा वो कारण है, प्रमुख कारण क्या था कि कृषि विश्वविद्यालयों की अनुपस्थिति, कुछ क्षेत्रों में सीमित सिंचाई और बुनियादी ढांचा, उर्वरक उपयोग पर प्रतिबंध, और यहाँ पर लिखा हुआ है गेहूं की वैश्विक मांग में गिरावट। कौन सा कारण था जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि असमानता के लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं, यानी कौन सी चीजें हैं जिनके तहत कह सकते हैं कि सर असमानता के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, सीमित क्षेत्र, ठीक है, और बुनियादी ढांचा। इसको सीमित रहा क्योंकि भाई इसको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बनाया जा सका, ये बहुत महंगा सौदा था, ठीक है। चलिए बेटा, केरल के मंदिर में किया जाने वाला अनुष्ठान नृत्य पणयनी पारंपरिक रूप से किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, बताइए। क्या पूछा बेटा? आपसे पूछा गया पणयनी किस वाद्य यंत्र के साथ, पणयनी किस वाद्य यंत्र के साथ परफॉर्म किया जाता है। आपको प्रश्न के माध्यम से समझ में आ गया कि सर केरल के मंदिरों में किया जाता है पणयनी, यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि पणयनी कौन से राज्य में परफॉर्म किया जाता है तो आप बोलेंगे किसके, कौन से, केरल में किया जाता है। और इस समय पर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है बेटा उसका नाम है चेंडा। क्या बेटा? इस समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसका नाम है चेंडा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे आप कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और 37वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में सही विकल्प को चुनें। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए गए थे। इस आयोजन में राज्य के कई स्थानों पर प्रतियोगिताएं शामिल थीं। दो स्टेटमेंट आपके सामने है और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है। तो क्या याद रखेंगे बेटा? दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपको याद रखना है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और ये कई बार आपसे पूछा गया, ये एग्जाम बेटा, ये स्टेटमेंट, ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने होगा कि अभिकथन ए वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक कारकों के आधार पर रैंक करता है। कारण क्या है कि बुनियादी ढांचे, नवाचार और व्यापक आर्थिक स्थिरता जैसे संकेतकों का मूल्यांकन करता है, ठीक है साहब। जल्दी से आप कमेंट करिएगा, बताइएगा सही जवाब क्या है। तो यहाँ पर किस तरह सर वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किन के आधार पर डिसाइड होता है, कौन से आधार पर रैंक जारी की जाती है? तो भैया बुनियादी ढांचे के आधार पर, नवाचार और व्यापक आर्थिक स्थिरता के आधार पर मूल्यांकन करता है। इसलिए कह सकते हैं आप सर स्टेटमेंट एक यहाँ पर सही होगा। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है और यह है भैया सही रूप से व्याख्या भी करता है, ठीक है साहब। चलिए बेटा अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने होगा कि भारतीय न्यायालयों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की मान्यता प्रमुख रूप से किस कानून के प्रावधानों द्वारा समर्थित है, बताइए। भारतीय न्यायालयों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की मान्यता मुख्य रूप से किस कानून के द्वारा समर्थित है, ये आपसे पूछा गया है ना जी। विकल्प आपके सामने मौजूद है, क्या है जी? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है। सेकंड है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, कंपनी अधिनियम 2013, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923। तो भैया ये प्राइवेसी के लिए कंपनी एक्ट है, ये भ्रष्टाचार के लिए। सही जवाब क्या बचेगा? सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 के तहत आप बात करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए उत्तरी भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन राजनीतिक संघर्षों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुर्जर, प्रतिहार और पाल राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा की थी, ठीक है। सेकंड के पाल मुख्य रूप से बंगाल क्षेत्र में केंद्रित थे, ठीक है। तो मैं जब क्वेश्चन कराता हूँ मैं इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, है ना। और मैं इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ कि सर सब चीज़ आपको बताई जाती है ना। चलिए जल्दी से जवाब देंगे, बताएंगे सर सही जवाब यहाँ पर क्या है, कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही। तो आप क्या बोलेंगे? दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही होंगे, दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों में जो संघर्ष चला है उसमें कन्नौज पर प्रभुत्व को करने के लिए यह संघर्ष चला था। पाल मुख्य रूप से बंगाल क्षेत्र पर केंद्रित है, यानी कि जो वर्तमान बंगाल आप देखते हैं वहां पर पाल वंश का शासक हुआ करता था, ठीक है, सिंपल। चलिए बेटा अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चंबल नदी बेसिन भौगोलिक रूप से मुख्य रूप में किन राज्यों में बीहड़ परिदृश्य से जुड़ा हुआ है, बताइए। चंबल नदी की बहुत ही आपको पता है आकृति के बल बहुत फेमस है, ठीक है, जो वहां पर आपको दिखते हैं बीहड़, ठीक है।
आपसे पूछा गया कौन से राज्यों में बीहड़ आपको दिखाई पड़ते हैं। विकल्प आपके सामने है सर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। क्या होगा सही जवाब भैया? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प एक। क्या होगा बेटा? विकल्प एक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही जवाब रहेगा, यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हमें बीहड़ दिखाई पड़ते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास होगा कि कौन सा ऑप्टिकल उपकरण व्यापक दृष्टि क्षेत्र प्रदान करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। क्या बोलते बेटा? उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, सब किसके लिए? सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के रूप में, परिदृष्टि यानी कि पेरिस्कोप या वाहनों का पथ प्रदर्शन देखने के लिए, या फिर दूरबीन। बताइए कौन सी जगह आपको दिखाई पड़ता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है? कौन से, कहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है? जल्दी से आप बताएंगे सही जवाब यहाँ पर क्या है। तो क्या बोलेंगे बेटा? उत्तल दर्पण का प्रयोग बड़ी चीज को छोटी दिखाने में इसका प्रयोग होता है, इसलिए करेंगे रियर व्यू के लिए किया जाता है। ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए बेटा भारत के वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साहब भारत के वित्त आयोग के बारे में आपको विचार करना है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व वितरण की सिफारिश करता है। बिल्कुल सही दोनों स्टेटमेंट। कल भी मैंने आपको बताया था 280 के तहत स्थापित किया जाता है और इसका कार्य होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच कर का वितरण किस प्रकार से होगा, यह सजेशन देना वित्त आयोग का काम होता है। ठीक बेटा, राइट ये अपन यहाँ पर, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने होगा सर। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि भारत के किस राज्य ने 2024 में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कानून पारित किया है? उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। बताइए सर क्या होगा यहाँ पर सही जवाब? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य जहां पर समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है। ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है, आपको याद रखना है। ठीक है साहब, ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। आई होप इट इज क्लियर। कोई भी पॉइंट यहाँ पर समझना नहीं समझ आएगा तो बताएंगे हम। ठीक है, चलिए एक पॉइंट यहाँ पर समझ लेते हैं सीधा सीधा कि जब हम बात करते हैं यूसी का मतलब सिंपल क्या है? समान नागरिक संहिता। राइट, जिस प्रकार से क्रिमिनल हमारे पास केसेस होते हैं वहां पर एक ही कानून व्यवस्था होती है, इसी तरीके से जो दीवानी मामले होते हैं उन दीवानी मामलों में एक ही प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ी, जैसे कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप, इन सब में मुस्लिम पर्सनल लॉ है ना, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। सभी के लिए समान व्यवस्था हो, यह सुनिश्चित किया जाता है समान नागरिक संहिता के तहत। सबसे पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड सबसे पहला राज्य बना है जिसने 2024 में इसे लागू किया था। ठीक बेटा, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने होगा कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भारी पेलोड लॉन्च किया गया। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भारी पेलोड लॉन्च करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन महत्वपूर्ण है। क्रायोजेनिक प्रणोदक उच्च दक्षता और अधिक थ्रस्ट प्रदर्शन करता है। ठीक है, यानी कि दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ बिल्कुल ही सही है। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से आप कमेंट करेंगे और बताएंगे सर सही जवाब यहाँ पर क्या है। तो भैया आपको बता दूं, यहाँ बिल्कुल ही सही जवाब है ए। राइट, तो भारी जो लॉन्च हमारे पास सैटेलाइट्स होते हैं उनको भैया किससे जो करते हैं हम? जियो सिंक्रोनाइज इंजन की जरूरत हमें पड़ती है, क्योंकि यह है बहुत ही ज्यादा हाई एफिशिएंसी के साथ और बहुत ज्यादा थ्रस्ट के साथ परफॉर्म करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए बेटा अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को खालिस्तान सूची पर कानून बनाने को सशक्त कर सकती है। बताइए कौन सी सूची पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है राज्यसभा? बताइए बेटा कौन सी सूची पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है? राज्य स्टेट सूची हो गई, संघ सूची पर संसद कानून बना सकती है, समर्थ सूची पर संसद कानून बना सकती है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के ही पास होती हैं। तो कौन सा ऐसा जो कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है? तो वह 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए बेटा अगला प्रश्न हमारे सामने है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण का करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में स्थापित पहला रिजर्व था। सभी बायोस्फीयर रिजर्व कड़ाई से संरक्षित हैं और इनमें किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से आप कमेंट करिएगा, बताइएगा सही जवाब यहाँ पर क्या है। विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। क्या होगा सही जवाब? तो बड़ा याद रखेंगे, यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो रहेगा आपका सर विकल्प ए, यानी कि थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो बायोस्फीयर रिजर्व में कड़ाई से संरक्षित हो जाता है, इनमें किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती है, गतिविधि की अनुमति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर गतिविधि की अनुमति होती है बेटा, वो जो हमारा जो कोर एरिया होता है वहां पर गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व को दो क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है, एक तो कोर एरिया होता है, एक बफर जोन होता है। ठीक है, तो बफर जोन में एक्टिविटी करने की मतलब परमिशन होती है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न हमारे सामने होगा कि अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, बताइए बेटा, INSTC का मुख्य उद्देश्य क्या है? सैन्य गठबंधन का विस्तार करना, परमाणु ऊर्जा व्यापार का विस्तार करना, भारत मध्य एशिया यूरोप के बीच तेज व्यापार की सुविधा, या मध्य एशिया में पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो भैया ये बहुत ही करंट अफेयर्स का प्रश्न था, बहुत ही आसान सा ये प्रश्न रहने वाला है। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ लॉजिक लगाना है और आप याद रखेंगे विकल्प सी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी कोई हाईवे कोई रोड बनता है तो भैया वो किस लिए बनता है? भाई व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, कोई हाईवे हम बना रहे हैं, कोई रोड बना रहे हैं, कोई हम परियोजना, कोई हमारा क्या है कॉरिडोर है, तो भैया उसमें हम सैनिक गठबंधन तेज करने के लिए बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। परमाणु ऊर्जा का व्यापार करने का विकास कोई नजर नहीं है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भाई जो टूरिस्ट है वो तो बाई प्लेन भी जा सकता है ना भाई, उसे क्या जरूरत पड़ रही है कि वो हाईवे से जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था। बताइए सर क्या होगा यहाँ पर सही जवाब? 2 स्टेटमेंट आपके सामने है और आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जल्दी से आप कमेंट करिएगा, बताइएगा सही जवाब यहाँ पर क्या है। विकल्प आपके सामने मौजूद है तो आप बोलेंगे सर दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके बिल्कुल सही है। यानी कि भैया कुल 6 पदक भी जीते थे और बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था। और कल मैंने ये बात आपको बताई थी, कल भी मैंने इस प्रश्न के बारे में आपको बताया था। ठीक है, लंदन ओलंपिक, जब मैं रियो ओलंपिक एंड वो बीजिंग ओलंपिक अभिनव बिंद्रा के बारे में आपको बताया था कल, तब मैंने ये बात आपको ब्रीफ करी थी। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है कि दिल्ली के लाल किले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दीवाने आम और दीवाने खास इसी परिसर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किया गया था। बताइए सर, जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे सही जवाब यहाँ पर क्या है। विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सर सही जवाब क्या है। बोलो बोलो क्या होगा सही जवाब, जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे सर सही जवाब यहाँ पर क्या है। क्या लगता है यहाँ पर सही जवाब क्या है? तो बड़ा याद रखेंगे यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो रहेगा 1 और 2। ठीक है, तो इसका निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नहीं हुआ है। किसने इसका निर्माण करवाया था? तो आप सिंपल याद रखेंगे इसका निर्माण किसने करवाया बेटा? इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ है, औरंगजेब के शासनकाल में इसका निर्माण नहीं हुआ है। तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है साहब, चलिए अगले प्रश्न पर हम पहुंचेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, क्या है सब कि कौन सा सरकारी कार्यक्रम ग्रामीण भारत में असंबद्ध बस्तियों को 12 सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए केंद्रित है? ठीक है साहब, विकल्प क्या है सर? सागरमाला कार्यक्रम, भारतमाला परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्मार्ट सिटी मिशन। तो क्या याद रखेंगे आप? बेटा आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। बताइए सर क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ पर याद रखेंगे सही जवाब होगा बेटा विकल्प सी, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा साहब? विकल्प सी यहाँ बिल्कुल ही सही जवाब आपका रहेगा। ठीक है, राइट, ये रहेगा आज का अंतिम प्रश्न। इसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर सही जवाब आपका क्या है। डन है साहब, चलिए ये कुछ बातें हैं, इसे QR कोड करके स्कैन करेंगे भैया और आप बैच को एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे बैचेस अब पाइपलाइन में आ चुके हैं, तो अब GS पाठशाला सिंपल सा एप्लीकेशन नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है चीज़ें, है ना। तो जल्दी से सभी मेरे साथियों से विनती है, सभी जाके QR कोड स्कैन करेंगे और अपना बैच अपने अकॉर्डिंग, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे पेड बैच हो, चाहे फ्री वाले बैचेज हो, अपने लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माता दी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर।